हर प्रोग्राम की तरह आज राजस्थान में लोकसभा चुनाव से जुड़ा एक और चुनावी हिसाब किताब जरूरी आंकड़ों के जरिए सरल अंदाज में आपके सामने रखेंगे। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिमी राजस्थान तक दो अहम सीटों पर बन रही रोचक चुनावी लड़ाई की। इनमें पूर्व में दौसा है तो पश्चिम में बाड़मेर जैसलमेर सीट शामिल है, जिनके सियासी भूगोल और चुनावी अंगणित के ब्यौरे का संपूर्ण विश्लेषण इस प्रोग्राम में होगा। इन सीटों की अहमियत इस बात से ही समझी जा सकती है कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने दोनों जगहों का दौरा किया। इस वक्त निश्चित रूप से आपके जहन में सवाल होगा कि इन सीटों पर मुकाबला आखिर कहां खड़ा है और किस तरह वोटर्स का यहां पर फिलहाल रुख है। इसी से जुड़ी हर एक बारीक चुनावी जानकारी हम आपको अगले आधे घंटे में देंगे। लोकसभा चुनाव में इन पर क्या चुनावी समीकरण रहा, 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ और इस बार क्या संभावनाएं बन रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। अलग अलग धर्म, समुदाय और जातियों के मतदाताओं की दौसा और बाड़मेर जैसलमेर में क्या स्थिति है और किस ओर उनका रुख रहने की 2024 के लोकसभा चुनाव में संभावनाएं बन रही। और सबसे अहम सवाल, वोटर्स का वोट यहां किन किन मुद्दों पर पड़ने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के यहां हुए दौरे के साथ यहां के चुनावी समीकरण को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण विश्लेषण होगा, उससे पहले इंटरैक्टिव ग्राफिक्स। तो 10 दिन में 5वीं बार राजस्थान में मोदी पूर्व से पश्चिम तक जनसभाएं और रोड शो। शुक्रवार को बाड़मेर में जनसभा, दौसा में रोड शो हुआ। पहले कोटपुतली, पुष्कर, चूरू, करौली का दौरा हुआ था। उसके बाद बिगड़े चुनावी समीकरण और टक्कर वाली सीटों पर जोर है प्राइम मिनिस्टर के दौरे का। पूर्व से पश्चिम तक मोदी के ही इर्द गिर्द बीजेपी की चुनावी धुरी फिलहाल दिखाई पड़ रही है। तो भाटी के भंवर में फंसी है बाड़मेर सीट। शिव विधायक है रविंद्र भाटी, निर्दलीय हैं, उनके कारण हॉट सीट है। जाट राजपूत वोटर्स का वर्चस्व रहता है। बीजेपी से कैलाश चौधरी मंत्री हैं, प्रत्याशी हैं लगातार दूसरी बार। लिहाजा बीजेपी में फिर से राजपूत चेहरे मानवेंद्र सिंह की एंट्री कराई गई है। बाड़मेर में 8 में से 5 विधानसभा बीजेपी के पास हैं। बाड़मेर और शिव विधानसभा बीजेपी हार गई थी। एक सीट कांग्रेस और 2 निर्दलियों के पास है। 2019 लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक कहां था, यह आप देख लीजिए। 55% बीजेपी, 38% कांग्रेस के पास है। दोनों जगहों पर अच्छा खासा बाहुल है, लेकिन दौसा में आदिवासी सीट जो है वो दौसा रिजर्व सीट है, उसका एक तरह से ज्यादा जोर रहेगा। और आदिवासी वोट बैंक पूरे राजस्थान में इस तरह से 2019 चुनाव में अलग अलग पार्टी के खातों में गया, बीजेपी और कांग्रेस के। दौसा की आप आबादी का गणित देख लेते हैं। ग्रामीण आबादी 89% है और शहरी आबादी 11% है। हिंदू 95% हैं, मुस्लिम 5% हैं। जातियों का भी आपको दिखा देते हैं अलग अलग। आदिवासी 26%, बड़ा चंक है दौसा में क्योंकि एसटी रिजर्व सीट है। दलित 21% हैं। तो ग्रामीण सीट है एक तरह से कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट ग्राफिक भी आपको दिखाएंगे। लोकसभा दौसा सीट से देख लीजिए, कैंडिडेट है कन्हैया लाल मीणा बीजेपी से, मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से, सिटिंग एमएलए हैं, सचिन पायलट के करीब है। लोकसभा सीट पर मुकाबला कहां खड़ा है, कैलाश चौधरी बीजेपी से, उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस से, वहीं रविंद्र भाटी निर्दलीय हैं। एक और ग्राफिक के जरिए आपको समझाएंगे गणित। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फिलहाल जो दोनों सीटें हैं इन पर मुकाबला होने जा रहा है। प्रत्याशियों की भी डिटेल आपके सामने है और क्या चुनावी गणित यहां पर संभावित बन रहा है। तो जल्द कोशिश करेंगे, हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े और उनसे भी इस बारे में बात होगी। उससे पहले बताएं कि जो अपना चुनावी प्रचार था बाड़मेर में, जिस सीट का आप अभी ग्राफिक्स देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पहुंचे यहां पर जनसभा की। एक बड़ी जनसभा हुई और काफ़ी कांग्रेस गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा। सीमावर्ती सीट है उसके मुद्दे भी उन्होंने उठाए और साथ ही साथ स्थानीय मुद्दों पर भी उन्होंने बात रखी।
तो रुक कर लेते हैं मेहमानों की ओर। माधुराम चौधरी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़ गए और एसपी मित्तल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दोनों का स्वागत मित्तल साहब और माधुराम जी। पहला सवाल आप ही से होगा। दौसा की तस्वीरें आपने देखी होंगी, बड़ा रोड शो था और वहीं बाड़मेर में प्रधानमंत्री की एक बड़ी जनसभा। दौसा से शुरू करेंगे क्योंकि दिशा पूरब है, पहले तो पूरब से शुरू कर लेते हैं। आपने ईआरसीपी का मुद्दा यहां पर उठाया, आपने एक बड़ा प्रॉमिस, जैसा बीजेपी का कहना है कि पूरा किया डबल इंजन सरकार बनने के बाद में। लेकिन दौसा में तीसरा चुनाव आप लड़ने जा रही है, मतलब लगातार 2 बार से बीजेपी के पास ये सीट है, तीसरे चुनाव में तीसरी बार नया प्रत्याशी आपके पास में। प्रधानमंत्री का रोड शो यहां पर होता है, क्या खास मायने हैं? क्यों आपको लग रहा है कि यहां गुंजाइश बन रही? पिछले 2 चुनाव में भी तुलनात्मक रूप से कम मार्जिन से आपने सीट निकाली। क्या कमजोरियां यहां पर दिखाई पड़ रही हैं बीजेपी की? देखिए मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो वो किसी भी तरीके से अपनी कहीं पे भी अगर उसको लगता है कि कमजोरी है तो उसको दुरुस्त करने की और कार्यकर्ताओं के बीच में जाके बात करने की। और भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे मोदी जी की सरकार हो, जो उन्होंने गारंटियां दी वो काम किए। उसी प्रकार में राजस्थान की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से ताबड़तोड़ 3 महीने में जो फैसले किए और जिनसे जनता के वादे संकल्प पत्र में किए थे, भजनलाल जी की सरकार ने उन वादों को पूरा किया। चाहे ईआरसीपी का मामला हो, चाहे यमुना का हो, या युवाओं के साथ जिस प्रकार कांग्रेस ने ठगी की थी, उनमें लोगों को एक्सपोज किया और किस प्रकार बच्चों के साथ में विश्वासघात हुआ वो भी जनता के सामने रखा। तो भारतीय जनता पार्टी जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए निश्चित तौर से जनता के बीच में जाती है। आज पूरे राजस्थान में आपने देखा होगा कि मोदी जी निरंतर 6 सभाएं, और ये छठी दौसा जो है, इससे पहले दोपहर में बाड़मेर में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी मोदी जी के लिए। तो मोदी जी के नाम में आज देश में लोगों में एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो विश्व भर के नेता है, देश और विदेश में उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा बनाई है। तो निश्चित तौर पे मोदी जी में एक विश्वास है जनता का, और उसी विश्वास को जनता को बनाए रखने के लिए, वो ठीक बात है चौधरी साहब, विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी आपके साथ सबसे बड़े चेहरे वही रहते हैं। लेकिन सवाल मेरा दौसा सीट को लेकर स्पेसिफिक इसलिए है कि आप हर बार प्रत्याशी आपको बदलना पड़ रहा है, तो कोई तो वजह होगी जिस कमजोरी को आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में प्रत्याशी बदल देते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर के ताबड़तोड़ दौरे भी होते हैं। करौली धौलपुर आए, उससे सटी सीटें ये हैं। पूर्वी राजस्थान को एक बड़ी मैसेजिंग की तैयारी है आपने, क्योंकि हमने देखा इससे पहले बड़ा रोड शो विधानसभा चुनाव में हुआ था, जयपुर अर्बन जो आप कहें शहरी सीटों पर हुआ था, उसके अपने मायने थे, क्यों हुआ था सबको पता है। और इस सीट पर किस तरह से चुनावी मुकाबला है, मीणा बनाम मीणा लड़ाई है। पिछली बार भी प्रत्याशी आपकी जसकौर मीणा जीती, इस बार फिर आपने प्रत्याशी चेंज किया। एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती दिखाई पड़ती है इन सब सिम्टम्स में जो आपकी रणनीति है फिलहाल। देखिए मनीष जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और निश्चित तौर पे टिकट बदलने से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी रहता है, जोश भी रहता है। तो आपने ये देखा कि कई ये टिकट नहीं बदले, आपको पता है कितने टिकट राजस्थान में बदल 11 जी, पुराने सब ने। तो ये 11 बहुत बड़ी बात है। तो 25 में से 11 टिकट बदलना और एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में भरने के लिए और नए व्यक्ति सामने आता है, तो निश्चित तौर पर कन्यालाल जी हमारे पहले 2 बार की विधायक रहे हैं, अच्छे प्रत्याशी है, निरंतर लोगों के बीच में जुड़े रहते हैं। 18 में चुनाव हारे, 23 में आपने टिकट नहीं दिया। कांग्रेस का भी अच्छा ग्राउंड होल्ड यहां पर रहा है। सचिन पायलट के करीबी है मुरारी लाल मीणा, सचिन जीते, उनके फादर यहां सीट निकाल चुके हैं, लोकसभा सांसद रहे। जी जी, नहीं निश्चित तौर पे है, परंतु फिर भी कन्यालाल जी का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, मैं ये कहूंगा, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं से निरंतर जुड़े रहना, और जब भी टिकट उनको नहीं मिला तो भी वो जो प्रत्याशी था उनके साथ में रहे हैं, कभी भी पार्टी के खिलाफ उन्होंने काम नहीं किया। तो उनको मौका देके निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाया। ठीक है, विश्वास जगाया, इसका मतलब अपने आप में ये मायने जरूर हैं कि कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता आपको दिख रहा था। एसटी सीट है, आदिवासी सीट है, और उसको इंटैक्ट रखने के लिए आपने ये रणनीति अपनाई कि टिकट बदला और फिर प्राइम मिनिस्टर का दौरा आपने किया। ठीक है, अब हमारे साथ राजकुमार शर्मा भी कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है। राजकुमार जी, स्वागत है आपका भी। अब बाड़मेर में मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई पड़ रहा है, दौसा में मुकाबला आमने सामने का है, मीणा बनाम मीणा लड़ाई है। कहां खड़ी है कांग्रेस की लड़ाई? क्योंकि अब बात यह हो रही है, बाड़मेर में तो रविंद्र भाटी और कैलाश चौधरी के बीच में मुकाबला चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर की बड़ी सभा हुई है वहां पर। देखिए मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी
के नेता और देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से राजस्थान हर दिन आ रहे हैं, पिछले 7-8 दिन से लगातार राजस्थान की धरती पे आ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं हम 400 पार आएंगे, एक तरफ कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि अब 25 के 25 सीटें जीतेंगे। तो जब 25 के 25 सीटें जीत रहे हैं ये और 400 पार आ रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं, तो फिर ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल क्यों कर रहे हैं? तो क्या नहीं आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को? राजस्थान में नहीं आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को? राहुल गांधी तो आ रहे हैं। आओ ना, एआरसीबी का पानी जब राजस्थान की जनता मांग रही थी, पूर्वी राजस्थान के 13 जिले जब पानी मांग रहे थे, राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार डिमांड कर रहे थे, तब भारत के प्रधानमंत्री कहां गए थे? तब हमारे जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहां गए थे? और जब इनकी डबल इंजन की सरकार आ गई तो इन्होंने पानी दे दिया, और पानी की भी खाली जुमले जुमले हो रहे हैं। अभी तक कागजों में कोई काम चालू नहीं हुआ है मनीष जी, केवल जुमलों की सरकार बनी हुई है। राजकुमार जी, राजस्थान से इनको डर लग रहा है तो मत बोलो जो आपने काम नहीं किया। 25 की 25 सीटें नहीं आने वाली है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री सड़क पे उतरे हुए हैं दौसा के अंदर, आपका चैनल लगातार दिखा रहा है, कभी किरोड़ीलाल मीणा जी को गाड़ी में बैठाते, आज भजनलाल जी को इधर उधर कर दिया। चित्तौड़ में हमारे तो राजकुमार जी राजकुमार जी, कांग्रेस की क्या इसी में जीत है कि 25 सीटें पूरी नहीं जीतने दे बीजेपी को? यही जीत है आपकी? देखिए मनीष जी, हमारा 2014 के अंदर राजस्थान में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। हाँ। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को फिर 25 मिली थी। तो कांग्रेस पार्टी का आज की तारीख में 0 खाता है। तो हम तो अगर 1 सीट भी जीतते हैं तो हम प्लस होते हैं, 5 सीट जीते हैं तो हम प्लस सीट होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घमंड इसलिए तोड़ना जरूरी है कि ये बार बार कहते हैं 400 बार बार कहते हैं 25 सीटें, तो हम 25 सीटें नहीं लेने देंगे। और आपके चैनल पे एक बात और कह रहा हूं कि आप क्या मान रहे हैं कि 24 सीटें चली जाएंगी बीजेपी के पास? 24 सीटें, 24 तो पिछली बार भी थी, एक बेनीवाल के लिए छोड़ दी थी इन्होंने। 24 सीटें जाएंगी, एक आप जीत लेंगे। मनीष जी, ये सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाड़मेर रिफाइनरी पे इन लोगों ने रोक लगाई थी। बाड़मेर की रिफाइनरी को इन लोगों ने महंगा किया, 300 करोड़ की योजना को 700-800 करोड़ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपकी सरकार आ गई वरना रिफाइनरी कभी की शुरू हो चुकी होती, रोजगार मिल गया होता लोगों को। पार्टी रोक नहीं लगाती तो बाड़मेर की रिफाइनरी चालू हो चुकी होती, बाड़मेर के राजस्थान के नौजवान को रोजगार मिल चुका होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाई। बाड़मेर की जनता भूली नहीं है इस बात को। अब प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री मुझे बनाओ, मैं उद्घाटन करने आऊंगा। तो ये बातें अब नहीं चलने वाली है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एसपी मित्तल भी हमारे साथ मौजूद है, काफी देर से आपको सुन रहे हैं, करीब 14 मिनट से। मित्तल साहब, 2 सीटें पूरब से पश्चिम, दोनों हालांकि दूरी भले ही बहुत अलग अलग है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने दूरियां पाटने की कोशिश की है। जो सियासी दूरियां बन रही थी स्थानीय स्तर पर अपने रोड शो और जनसभाओं के जरिए, आपको क्या लगता है दोनों सीटें बड़ी अहम हो चुकी हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का कहीं रोड शो होना अपने आप में ये दर्शाता है कि वो सीट किस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण बीजेपी मानकर चल रही है और क्या नीचे से फीडबैक आ रहा है, उसके जरिए प्रोग्रामिंग होती है। आपको जो शो ऑफ स्ट्रेंथ प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे हैं, बाड़मेर में दिखाई, दौसा में दिखाई, क्या बड़ी वजह है इन सीटों पर प्राइम मिनिस्टर के आने की? पहला सवाल मेरा ये है। और कहां मुकाबला खड़ा है फिलहाल, कौन आगे दिखाई पड़ रहा है इन सीटों पर? देखिए मनीष, भारतीय जनता पार्टी के पास में एक ब्रांड है मोदी का, और मुझे लगता है कि उसका भरपूर क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है। आप देखिए, अभी अप्रैल के 12 दिन हैं, 12 दिन गुजरे हैं, उसमें से 5वीं बार आज क्या नाम से राजस्थान प्रधानमंत्री आए। आज बाड़मेर जैसलमेर में जहाँ चुनावी सभा करी, तो वहीं उन्होंने आज दौसा के अंदर रोड शो किया। इस रोड शो की एक खास बात यह रही है कि अब तक के हमने देखा सारे सभाओं के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल जी मौजूद रहते थे, लेकिन इस बार जो रोड शो आज हुआ उसके अंदर किरोड़ीलाल मीणा को प्रमुखता दी गई। स्वाभाविक है कि दौसा के अंदर किरोड़ीलाल जी का प्रभाव ज्यादा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत अपने क्या नाम से चुनाव प्रचार करती है, और इसीलिए आज क्या नाम से जो उम्मीदवार है कन्हैयालाल मीणा और जो किरोड़ीलाल मीणा है, उन दोनों को उन्होंने अपने साथ वाहन में शामिल किया और फिर रोड शो किया। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि दौसा जो संसदीय क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। उसका एक कारण यह है कि पिछली बार ये जो अभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार है मुरारीलाल मीणा, इनकी पत्नी सविता मीणा ने चुनाव लड़ा था और राजस्थान में सबसे कम मार्जिन 78,000 मतों से वहां कांग्रेस हारी थी। अब मुरारीलाल मीणा स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से एक कांटे का मुकाबला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो विधानसभा का अभी आंकड़ा देखते हैं, जो हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें 8 में से 5 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते और 3 सीट पर कांग्रेस है। तो जी, यदि वो हम दिखा रहे हैं हम, तुलना जी। लोकसभा की चुनाव की तुलना यदि हम क्या नाम से विधानसभा से करते हैं तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी वो इस बात को बहुत पहले से तैयारी करती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, इसीलिए करोड़ी मीणा जो राज्यसभा के सांसद थे उनको विधायक का चुनाव लड़ाया और अब वो क्या नाम से कैबिनेट में मंत्री हैं। और आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं ये इसमें मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है कि दौसा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो यहाँ चुनाव जीते। अब जहां तक क्या नाम से बाड़मेर में आज चुनावी सभा का है, मुझे लगता है कि बाड़मेर में दौसा के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पास में अनुकूल स्थितियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर और उसमें खुद अपनी पार्टी के लोगों से लड़ रही है। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा और उसमें 2 निर्दलीय चुनाव जीते। अब ये निर्दलीय विधायक बने वो दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से ही थे। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया, मैं भी पूछने वाला था। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने पॉइंट आपने उठाया। अब चौधरी साहब आपका रुख करेंगे फिर से, जिस तरह से मित्तल साहब ने भी बात रखी। अब 2019 का चुनाव अगर याद करें, आपके यहाँ से प्रत्याशी जीते हैं कैलाश चौधरी, आपने उनको रिपीट किया इस बार। कांग्रेस में काफी विरोध था कि जाटों की लॉबी का काफी दबाव था, उसके बावजूद उन्होंने मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया और कांग्रेस सीट को गंवा बैठी। अब मानवेंद्र को आप बीजेपी में ले आए हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा, राजपूत चेहरा आपके यहीं से बागी होकर खुद मैदान में। आपके लिए बड़ी चुनौती इस वक्त पे होगी, क्योंकि जाट और राजपूतों की सीट रही है ये, आपके सामने फिर कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, तो वोट का डिवीजन होना बहुत तय है। आप कितना कंसोलिडेट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास से 10 साल पिछले 2 बार से आप ही के एमपी है वहां से, उसको इंटैक्ट रख पाना बड़ी चुनौती, क्योंकि जो सामने है वो बड़ा युवा चेहरा है। और आप ही की पार्टी से कहीं कि बाड़मेर और शिव दोनों सीटें आपने गंवाई विधानसभा में, दोनों कहीं ना कहीं ताल्लुक निर्दलियों का आपकी पार्टी से रहा। देखिए मनीष जी, पहले तो मैं राजकुमार जी कुछ चीजें बता रहे थे। इनके पार्टी के अंदर न तो इनके पास चेहरा है, न नीति है, न नियत है। आज आप देखिए कि इनके अशोक गहलोत जी अपने राष्ट्रपति के रूप में अपने पुत्र के वहीं घूम रहे हैं, प्रदेश में कहीं नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं रहे राजस्थान के। वसुंधरा जी कहाँ हैं? अरे पर मैं तो अशोक फडणवीस जी कहाँ हैं? यहीं घूम रहे। आप बोलने से पहले अपना घर संभालिए। आप अच्छे चौधरी साहब थोड़ा सीट स्पेसिफिक बातें कर लें, क्योंकि समय थोड़ा कम रहता है। अब थोड़ा समय कम है, सीट स्पेसिफिक बातें कर ले। जो मेरा सवाल था पहले उसका जवाब दे दीजिए, फिर समय बचेगा तो आप राजकुमार जी को भी मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। की ये बात करते हैं, आप सुनने की क्षमता रख रही है थोड़ी सी। राजकुमार जी थोड़ा सा दिल को फील गुड करिए। आप ईआरसीपी के मुद्दे पे बात करते हैं। ईआरसीपी को तो हमने तो 38 अफसर लेके नीचे धरातल पे उतार दिया। आप क्या सो रहे हैं क्या? हमने तो एग्जीक्यूट कर दिया, आपने तो मजाक बना के रख दिया उसको। जहां तक बात बाड़मेर की है, बाड़मेर में हमारे कैलाश जी चौधरी केंद्र में मंत्री रहे हैं, मजबूत प्रत्याशी है और निश्चित तौर पे यहाँ पे चुनाव बड़ा रोचक हो सकता है, क्योंकि रविंद्र जी यहाँ से एमएलए रहे हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। परंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी की सभा में आप देखेंगे कि बड़ी भारी संख्या में लोग बाग यहाँ पे उमड़े और जिस प्रकार के यहाँ लोगों में जोश और दिख रहा है, उस हिसाब से मैं कहूंगा कि रविंद्र जी ने जो शिव के अंदर ये सौगंध खाई थी कि रामायण की सौगंध खा के कि मैं शिव का विकास करूंगा, आप 3 महीने में शिव का विकास नहीं कर पाए और आप एमपी के लिए आगे, तो शिव की जनता को तो आज जवाब पूछ रही है ना कि रामायण की सौगंध का क्या हुआ। ठीक है, तो ठीक है, जनता सब समझती है। चौधरी साहब लौटेंगे, इसमें छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है, हम ओवर जा रहे हैं। अब चौधरी साहब आपसे जान रहे थे, मित्तल साहब आपको मैं एक बार फिर से इस बार डिबेट में लेकर आना चाहूंगा, क्योंकि बाड़मेर सीट इस लिहाज से भी अब खास है क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट है, निश्चित रूप से हॉट सीट है। आपको क्या लगता है कौन सा सेगमेंट डिसाइडर होने जा रहा है? संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, क्योंकि जाट वर्सेस राजपूत सीधी लड़ाई है, 2 प्रत्याशी जाट है, एक राजपूत है, अब युवा चेहरा है। आपको क्या लगता है कौन सा सेक्शन, किस जाति में या फिर धार्मिक आधार पर भी बात करूं, कौन डिसाइडर होने जा रहा है? देखिए मनीष, इसमें देखो कोई दो राय नहीं कि जो बाड़मेर और ये जैसलमेर संसदीय क्षेत्र है, ये सीमा से लगा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि ये आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से ये संसदीय क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। पाकिस्तान की लंबी एक सीमा जो है वो इस क्षेत्र से लगी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से
कोई एक लोकल फैक्टर इस चुनाव को वहां प्रभावित कर सकेगा। मुझे लगता है कि देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा का जो मुद्दा होगा वो जी। इस क्षेत्र में ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां कांग्रेस तो देखो लड़ने की स्थिति में है ही नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने जो अपना उम्मीदवार बनाया है वो भी वो उम्मीदवार है Imported है। पिछले विधानसभा का चुनाव आरएलपी उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, और उसको अब क्या नाम से एन मौके पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया, और सिर्फ ठीक है। एक सीट जो है वो कांग्रेस के पास है, बाकी दो निर्दलियों के क्या पास है, क्या पांच आपको लगता है, जो क्या वो आपको भाजपा लगता है के पास दोनों ही और सीटों कैलाश पर चौधरी को लगातार जी। रिपीट किया गया है, इसमें हाँ। कोई दो राय नहीं कि 2014 के अंदर हम देखते हैं मनीष, वहां पे कुल मिला के जो कैलाश चौधरी जीते वो 87,000 वोटों से जीते। ठीक है। लेकिन 19 के मित्तल अंदर साहब, बहुत उनकी संक्षिप्त जो में मैं लीड है जानना वो- चाहूंगा आपसे, मित्तल साहब, क्या कोई आदिवासी दलित वोट बैंक डिसाइड होने वाला है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आदिवासियों की भरपूर बातें की है जनसभा में, और दौसा सीट तो अपने आप में एसटी सीट है। आपको क्या लगता है? 6.5-7% एसटी है बाड़मेर में, अगर बात करें अब 16-17% एससी है। क्या मैसेजिंग बाड़मेर से और दौसा तक सेम रही एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की, आदिवासियों का खास तौर पर जिक्र? बिल्कुल बिल्कुल मनीष, ये बिल्कुल जो प्रधानमंत्री का भाषण रहा वो इन पर आधारित तो रहा, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक क्या नाम से लोकल टच करने की बात करी। जिस तरीके से उसने रिफाइनरी का कहा कि रिफाइनरी का उद्घाटन मैं क्या नाम से अपने तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनूंगा तब इस रिफाइनरी का उद्घाटन भी करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकल इशू है प्रधानमंत्री ने उसको भी क्या नाम से टच करने की कोशिश की है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से रविंद्र भाटी को छोड़ ठीक के, है। रविंद्र भाटी भी ठीक पहले है। भाजपा में थे, उन्होंने ठीक है। फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और अभी क्या नाम से ठीक है, उम्मीदवार ठीक है। इसमें कोई दो संक्षिप्त राय में नहीं है। आखिरी समय 20 सेकंड में राजकुमार जी, लेकिन आपको इसके 20 साथ सेकंड में आपके जो पास है राजकुमार जी, मानवेंद्र सिंह दोनों सीटों है, पर जो आपको कि, किस चीज से, कौन से जसवंत सिंह फैक्टर के से बेटे आस है? मानवेंद्र सिंह, राजकुमार उनको जी, आज क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। कौन सा नहीं जी, फैक्टर दौसा दोनों में सीटों पर हमारे- आपके फेवर में आ सकता है? दौसा में हमारे मुरारीलाल मीणा जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत क्यों? मजबूत क्यों? है। सचिन क्यों? पायलट साहब क्यों? का गहलोत साहब का वहाँ बहुत बड़ा प्रभाव है। सचिन पायलट साहब वहाँ व्यक्तिगत मेहनत कर रहे हैं, गहलोत साहब लगातार वहाँ खुद दौरे भी कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को। मुरारीलाल मीणा ठीक है। और खुद वहाँ बाड़मेर, मौजूद है, बाड़मेर? उनकी पत्नी खुद वहाँ मौजूद है, उनकी बेटी खुद छात्र नेता है। तो बाड़मेर? दौसा जीत रहे। रही बात बाड़मेर की, बाड़मेर जरूर थोड़ी कठिन है, लेकिन जय जय समय गुजरता है। जाएगा हमारे नेताओं के चलिए, दौरे आपने में नेता बाड़मेर बहुत से कम मानते, पहुंचेंगे। इतना अब खुले दिल से आपने माना बाड़मेर से सीट आपके लिए टफ है। बहुत शुक्रिया तीनों का, आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इस डिबेट में हिस्सा लिया। तो फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।